बात करें अगर आज के करंट अफेयर की, जो ये टॉपिक हैं ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्सनालिटी आपको न्यूज़ में दिखाई दे रही है, इस पर्सनालिटी के नाम की अगर बात करें, ये कौन सी पर्सनालिटी है? इसका नाम है NGUYEN, गोयन जुआन XUAN PHUC। जी इनका पूरा नाम है। आपको कोई पूछिए कहाँ की पर्सनालिटी है, ये है वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में हमें देखने को मिले हैं। तो ये हैं वियतनाम के प्रेसिडेंट। तो आगे बात करें, अभी इनका जो था रिसेंट जो देखने मिला, इनका रेजिग्नेशन देखने मिला, रिज़ाइन कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट डे की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले इस वाले सॉन्ग की अगर हम बात करें, ये सॉन्ग क्यों है इतना इम्पोर्टेंट। 95th अभी इसको जो अकेडमिक अवार्ड जो मिला हुआ है, ये नाटू नाटू सॉन्ग है। नाटू नाटू सॉन्ग। तो देखो नाटू नाटू सॉन्ग की अगर बात करें, इसको ऑस्कर अवार्ड, यानी कि ऑस्कर अवार्ड को हम अकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। गोल्डन लेवल पे ग्लोब अवार्ड है ये। और इससे पहले अगर बात करें, इसका जो म्यूज़िक दिया गया था इस सॉन्ग को, वो दिया गया था MM कीरवानी के द्वारा। MM कीरवानी के द्वारा म्यूज़िक दिया गया था। ये सारे सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। इस सॉन्ग को जो शूट किया गया था, वो कहाँ पे शूट किया गया था? यूक्रेन में शूट किया गया था सॉन्ग को। ये जो डे है, ये जो आपको डे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द 24 जनवरी, जो सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ, इसको गर्ल चाइल्ड डे भी बोलते हैं। आपको कोई पूछे कि इसका एम क्या है, गर्ल चाइल्ड डे का एम है हाईलाइट द इनइक्वालिटी, जो लड़कियों के द्वारा इनइक्वालिटी फेस की जाती है आजकल के समाज में, उस इनइक्वालिटी को कम करने की बात की जा रही है। प्रमोट करना अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द गर्ल चाइल्ड, कि उनके जो राइट हैं, उनके जो हक हैं, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ की। और भी अवेयरनेस होनी चाहिए लड़कियों को, कि उनको एजुकेशन इस लेवल पे प्रोवाइड करनी चाहिए। कल को जब लड़कियों के प्रेगनेंसी का टाइम आता है, उनको एक हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, ताकि इस देश में जो डेथ होती है लड़कियों की, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। एक डे और है, इसको हम बात करें, दैट इज़, इसको बोलते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन बोलते हैं इसको। इंटरनेशनल डे ऑफ द एजुकेशन को बोलते हैं। ये डे भी हमें देखने को मिलता है 24 जनवरी को। देखो इस डे में क्या है, अगर इसकी बात करें, इसमें एजुकेशन की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पे, ये कब, यानी इसका एम क्या है, एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इसका थीम भी याद रखना है, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटी, यानी कि एजुकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। पहले एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ। एजुकेशन को कहाँ पर रखा हुआ है? एजुकेशन को रखा कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया एजुकेशन को। अभी ये ध्यान रखना हमने, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का। इसके थ्रू रखा गया इसको हमने। उसके बाद और बात करें हम यहाँ पे, नेक्स्ट एक है टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे की अगर बात करें, ये क्यों है इम्पोर्टेंट? देखिए टूरिज्म 25 जनवरी को देखने को मिलता है, किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री को, इससे हमारे देश में जो रोज़गार है वो भी बढ़ता है। थीम इसका क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक, जिसका क्या है थीम। अभी जैसे कि हम बात करते हैं, कभी अब अहमदाबाद में अगर जाने की बात करो, तो वहाँ पे गांधी आश्रम देखने को मिलता है हमें। ठीक है, जिस चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश को इसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, टूरिज्म को सपोर्ट करता है ये। वोटर डे, ये वोटर डे इंपॉर्टेंट है। वोटर डे की बात करें, वोटर डे क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि जो वोटर डे है, ये क्या है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? तो आपने याद रखना है, ये एक क्या है, ये एक लीगल राइट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी इसको बोल सकते हो आप। इसमें 18 साल से, या 18 साल से ऊपर जो इंसान होता है वो वोट डाल सकता है। 61 अमेंडमेंट 1989 का हुआ था, जहाँ पे 21 साल से 18 साल की एज कम की गई थी। इसी दिन के यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है, इस दिन को बना था 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन, फाउंडेशन डे होता है इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन आता है आर्टिकल 324 के अंडर में, कितनी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। और जो हम बात करते हैं वोटर डे की, ये आता है आर्टिकल 326 के अंडर में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए जहाँ पे आ गया बाइंड स्कीम। ये बाइंड स्कीम की क्या फुल फॉर्म है? बाइंड स्कीम की अगर बात करें हम, बाइंड बाइंड का जाने की इसका क्या मीनिंग है? ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। अभी 2.5 लाख ऐसे बोल सकते हो, 25,000 करोड़ रुपया इतना खर्च करने की बात की जा रही है यहाँ पे। और ये किसके अंडर में आता है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अभी इसमें प्रसार भारती जो 1997 में ये बॉडी बनी थी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि एक ऑटोनोमस यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी, एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ द कंट्री बोल सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन इन प्रोग्राम को अच्छी तरह से ले करवाना और एक हाई लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इस तरह से चीज़ें अगर चलेंगी तो क्या होगा? लोगों को अवेयरनेस अच्छी होगी। दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जहाँ पे लोग अच्छी तरह से नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो इसी को एक अच्छा बनाने की बात की जा रही है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। तो जब बाइंड स्कीम के बारे में मैंने बताया आपको, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इससे प्रसार भारती को सपोर्ट करने की बात हो रही है। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, जैसे एफएम की बात करें जिसको फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं, 66% ये एरिया को कवर करेगा एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज 80% कवर करेगा। ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं आज के टाइम आपसे कोई पूछे वो कौन है? वो मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर है मिनिस्टर। कौन है? अनुराग ठाकुर। और डीटीएच को इसका लेवल भी देखेगा ये, एक्सपेंशन अपग्रेडेशन ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा ये। मतलब हर चीज़ को एक अच्छी तरह से लेके चलने वाला है ये, जिसका मीनिंग है। प्रसार भारती कब बना बताया आपको मैंने। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे या लोगों को, वो क्वेश्चन भी याद रखना है कि ये कब, कौन से एक्ट से बना, कब बना। बाइंड स्कीम के बारे में कोई पूछे, बाइंड स्कीम है क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में है कि जो इंडिया की रुपये की वैल्यू है वो 10% अभी कम हुई है अगेंस्ट यूएस डॉलर। इंडिया में रुपये की वैल्यू एज कम्पेयर टू डॉलर की बात करें, इसमें दो टर्म आप लोगों ने याद रखनी है। एक बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एक बोलते हैं एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन जो दोनों टर्म है क्या क्या हैं, इनको मैं अगर बताऊँ आपको, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो सकता है हमारे देश में मानसून एग्रीकल्चर का मैक्सिमम चीज़ें मानसून पे डिपेंड करती हैं। रशिया यूक्रेन की बार हुई थी, वो चीज़ें देख सकते हैं। एप्रिसिएशन में मीनिंग होता है कि रुपये की वैल्यू का इंक्रीज होना, यानी कि हमारे बात करें, $1 अगर 50 रुपीज़ के बराबर है, तो $1 अगर 60 रुपीज़ के बराबर हो जाए, इसका मतलब होता है कि रुपये की वैल्यू कम हुई है। ध्यान से सुनिएगा, $1 50 रुपये के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि रुपये की वैल्यू क्या हुई है? अभी डिक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़। लेकिन $1 अगर 40 रुपीज़ के बराबर है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि जहाँ पे जो रुपये है वो जहाँ पे 10 रुपये क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू डॉलर। रुपये की वैल्यू का इंक्रीज होना, रुपये की वैल्यू का इंक्रीज होना, यानी कि कोई डॉलर लेकर अगर इंडिया में आता है तो महंगा पड़ेगा उसको, चीज़ें महंगी लगेंगी इसको। इससे एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, याद रहे। क्या एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट होता है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। लेकिन 50 रुपये लेकर अगर हम कहीं भी गए हैं, वो अगर $1 के बराबर है अमेरिका में, और वहाँ पे हम $1 50 रुपये का सामान खरीद सकते हैं, वहाँ पे $1 के बराबर है वो। 40 रुपये लेके जाएंगे अगर वो $1 के बराबर है, यानी कि वहाँ पे हम 40 रुपये लेकर यूएसए में चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इससे हमारा इंपोर्ट सस्ता होता है, इंपोर्ट।
इसी के अपोजिशन में आप डेप्रिसिएशन समझ सकते हो कि डेप्रिसिएशन मीनिंग क्या हुआ। $1 अगर 60 रुपीज़ के बराबर है, $1 अगर 60 रुपीज़ के बराबर सपोज करो, तो यूएसए से कोई अगर इंडिया में आता है 60 रुपीज़ में वो सामान खरीद के लेके चला जाएगा, क्योंकि उसका डॉलर जहाँ पे हमारे 60 रुपीज़ के बराबर है। इससे अगर वो चीज़ें लेके जाएगा तो इट मीन्स एक्सपोर्ट इंडिया में सस्ता है। अगर इंडिया में एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो मीन्स $1 लेकर आया इंडिया में और 60 रुपये का सामान लेकर चला गया। क्या? $1 लेकर वो आया इंडिया में और 60 रुपये का सामान लेकर चला गया। तो इससे नुकसान किसको होगा? इंडिया को। पहले 40 रुपीज़ से यूएसए से सामान ले आते थे, अब 60 रुपीज़ से लेकर जाना पड़ेगा हमें। पर पहले 40 रुपये से लेके जाते थे यूएसए में, अब 60 रुपये लेके जाना पड़ेगा। इट मीन्स हमें वो यहाँ पे चीज़ें महंगी पड़ती हैं। डेप्रिसिएशन आपसे कोई पूछे होता क्यों है? करेंसी की वैल्यू देश में डिक्रीज होती है तो क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। मैक्सिमम लोग जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम लोग आएंगे उस कंट्री में और उससे इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट से डेप्रिसिएशन होता है, इंपोर्ट से एप्रिसिएशन होता है। फिर सुनिए, एक्सपोर्ट से डेप्रिसिएशन, इंपोर्ट से एप्रिसिएशन होता है। आप देखते हो कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है, उसकी अगर करेंसी वैल्यू हम बोले इंक्रीज़ है तो हमारे इंडिया को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच जो होता है उसको ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं हम। तो इसी के लेवल पे आपको जो क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने मिला हमें, इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। देखिए कि विप क्या होता है। विप की बात करें, समटाइम ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन विप देखने मिलता है। 1 लाइन विप आपको कोई पूछे क्या होता है, ये मेंबर को इन्फॉर्म करता है बोर्ड के बारे में। 2 लाइन विप क्या होता है, इसकी अगर बात करें, ये इशू यानी इशू करता है टू डायरेक्ट द मेंबर टू बी प्रेजेंट इन द हाउस एट द टाइम ऑफ वोटिंग। वोटिंग के टाइम पे कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट है, ये इसके बारे में बताता है। 3 लाइन जो विप होता है, ये क्या करता है, इशू करता है मेंबर को क्या करने के लिए, एज पर द पार्टी लाइन, जो वोट डालने होते हैं उसकी बात करता है। कभी कभी इसका वायलेशन देखने को मिलता है हमें। वायलेशन, ये वायलेशन क्या हो देखने को मिलता है, जी हम देखने को मिलता है समटाइम डिसक्वालिफिकेशन जो होती है ना, यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन 2/3 ऑफ द पार्टी स्ट्रेंथ जब हाउस में होती है और वो किसी चीज़ को मना कर देते हैं तो वायलेशन हो जाता है इस विप का। विप जो कंसेप्ट है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम से लिया गया है। तो ये एक ऑफिशियल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हु एक्ट एज अ पार्टीज एनफोर्सर इनसाइड द लेजिस्लेटिव असेंबली और हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आगे बात करते हैं टीबी की। टीबी क्या है? WHO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी यहाँ पे टीबी वैक्सीन एसिलेटर काउंसिल की बात की है। सबसे पहले कि BCG जो करंटली हमें देखने को मिला, ये BCG क्या है, इसको बोलते हैं वैसिले कैलमेट गायरिन, GUERIN। टीबी किससे होता है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, वैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये इफेक्ट करता है हमारे लंग्स के ऊपर, लेकिन कुछ और भी बॉडी के पार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, तो ध्यान रखना है। और आज के टाइम आपसे पूछो कोई कि WHO के जो हेड है वो कौन है, वो है टेड्रोस, वो है टेड्रोस एधोनम, एधोनम ADHNOM, इंपॉर्टेंट है। रिसेंट देखें, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड ये मिला कितने, ये मिला 11 चिल्ड्रन को। आपको भी पूछ लीजिए है क्या है, कौन सा अवार्ड है ये मिलता है एक्सेप्शनली जो अचीवमेंट होती है ना, आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, उस फील्ड में जो हो टॉप उसको मिलता है। और कुछ इनके रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताऊँ मैं अगर एक्स्ट्रा कुछ, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने याद रखना है
ये जो डे सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं किसके नाम पे? श्री निवास रामानुजान। पेंशन योजना की बात करें, ये भी न्यूज़ में था अभी थोड़े दिन पहले, 2015 में लॉन्च हुआ था। 18 से 40 लोगों ने इसमें, इतने एज के लोग इसमें एनरोल कर चुके हैं।